अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको करवा रही हूँ सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का जो बोर्ड का पेपर हुआ था, यानी 2021 का जो पेपर हुआ है एनुअल एग्ज़ाम, उसके एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे आंसर तो बहुत सारे लोगों को मिल ही गए होंगे, तो हम आंसर एक तरह से हम आज की वीडियो में आंसर्स भी देख लेंगे और साथ साथ कौन सा आंसर था और कौन सा आंसर क्यों नहीं था, ये वाला भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली एमसीक्यूज़ में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये आंसर क्यों था। तो पहला सवाल हमारे पास था कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ कॉल्ड। बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन है। पहला सवाल तो आसान था। उसके बाद अगला था स्केलेटन इज़ टोटली एब्सेंट इन। ऑप्शन में उन्होंने दिया था स्पॉन्जेस, स्टारफिश, एम्यूबा या फिर फिश। आंसर था एम्यूबा। किस तरह से कि भाई स्पॉन्जेस की अंदर जो होती है उनके पास एंडोस्केलेटन होता है जो कि उनके स्पाइक्यूल्स होते हैं। स्टारफिश का भी एंडोस्केलेटन होता है जो उनकी कैलकेरियस प्लेट्स थी। इन दोनों का जिक्र एंडोस्केलेटन की हेडिंग में आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और फिशेस का तो वैसे ही जनरल नॉलेज है, आपको पता होगा कि उसके अंदर एंडोस्केलेटन होता है, या तो कार्टिलेजिनस होता है या बोनी होता है। तो यानी कि एमीबा के अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे स्केलेटन। उसके बाद कहते हैं किडनी स्टोन्स और कैलकुलाई आर 70% कंपोज्ड ऑफ। तो आपकी बुक में बताया हुआ है कि जो 70% किडनी स्टोन्स होते हैं या तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट होते हैं या वो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। तो उन्होंने यहाँ ऑप्शन में दोनों दे दिया, बट राइट आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट लगाएं कैल्शियम ऑक्सीलेट लगाएं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉजिक लगानी थी अपनी। कौन सी लॉजिक? कि उन्होंने बुक में आपको बताया तो था कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सीलेट करके बताया था, बट इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया हुआ था? ऑक्सीलेट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था। इससे भी आप थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगा के सोच सकते थे कि मेजर अगर दोनों दे देते हैं तो फिर मेजर रोल या फिर मेजर जो कंपोजिशन हो गई उसकी स्टोन्स की, जो कि बनते हैं 70% ऑफ जो स्टोन्स होते हैं वो मेजरली कंपोज होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट से। ठीक है, तो इस तरह से आपने राइट आंसर चूज़ करना था। अगर यहाँ पे जो है वो सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट होता और कैल्शियम ऑक्सीलेट का आंसर नहीं होता तो वो भी राइट आंसर था। तो अगर दोनों दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे बेस्ट आंसर चूज़ करेंगे जो कि होगा कैल्शियम ऑक्सीलेट, क्योंकि उसका रोल थोड़ा बुक में डिस्क्राइब किया हुआ था। ठीक है, इसका यही एक रीज़न बन रहा है। उसके बाद अगला सवाल था इट इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जिसको पता था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं उसके लिए तो सवाल आसान ही था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि अपनी सेक्रीशन बना के ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं। पहला ऑप्शन लिवर बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है। लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं सब। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है, ग्लूकागॉन बनाता है, ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है सब कुछ। ओवरी जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज़ करा रहा था ब्लड के अंदर डायरेक्टली। तो सिर्फ स्प्लीन होता है जिसकी कोई सेक्रीशन आपने नहीं पढ़ी है, उसके अंदर कोई इस तरह की ऐसा सेक्रीशन नहीं हो रही थी। इस वजह से यहाँ पे स्प्लीन जो था वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं था। उसके बाद अगला सवाल था अ क्लोन एग्जैक्टली रिसेंबल्स विद। ऑप्शन था मदर, फादर, डिप्लॉइड न्यूक्लियस डोनर या हैप्लॉइड न्यूक्लियस डोनर। तो क्लोनिंग का प्रोसेस अगर आपको याद हो, वैसे ही सवाल किसी पेपर में आया था, हम करवा चुके हैं, मेरे ख्याल से किसी प्रीलियम के पेपर का ही है सवाल जो लगा है। ठीक है, तो उसमें क्या था? अनफर्टिलाइज्ड एग लेते थे, उसके हैप्लॉइड न्यूक्लियस को रिप्लेस करा देते थे एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से जो किसी डोनर ने दिया होता था या जिसकी क्लोनिंग करनी होती थी बेसिकली। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो सेल को उसी तरह से डेवलप कराएगा। अब अगर वो डिप्लॉइड किसी और इंडिविजुअल का उसमें न्यूक्लियस है, भले सेल जिसका भी हो, लेकिन वो डेवलप होकर बिल्कुल उसी की तरह बनेगा। इवेंचुअली जो उस सेल से जो बेबी बनेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्लोन जो बनेगा वो बिल्कुल रिसेंबल कर रहा होगा उससे जो जिसका न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट था इनिशियली जब वो वन सेल स्टेज में था। जब एक सेल था, इनफर्टिलाइज्ड एग था जिससे वो बना है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस था यानी वो डिप्लॉइड डोनर का न्यूक्लियस था, वो बिल्कुल उसी से रिसेंबल करेगा, उसी के जैसा बनेगा, यानी उसी की बेसिकली हमने क्लोनिंग की थी। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर ये था। ठीक है, उसके बाद था कि लेमार्क्स थ्योरी बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। तो आपको याद होने चाहिए लेमार्क्स थ्योरी के पोस्टुलेट। पहला था कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट होता है, दूसरा डिसयूज ऑफ ऑर्गन होता है, तीसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन था वो थ्योरी थी डार्विन की, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होगा इसकी लेमार्क की थ्योरी का। उसके बाद था एग ऑफ हैन इज लेड एट दिस स्टेज। ये सवाल भी हम करवा चुके हैं, किसी प्रीलियम पेपर का ही है। तो एग जो होता है वो ब्लास्टुला के स्टेज पे ले होता है, ये आपको याद करना था, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज़ अबाउट 21%। ठीक है, ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। आसान सवाल था, ये भी किसी प्रीलियम पेपर का है और हम करवा चुके हैं अपने चैनल पर, इसलिए मुझे याद है कि ये सवाल रिपीट हुआ है। उसके बाद है द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन्स आर। ये भी आसान सवाल था। इंट्रॉन होता है, बुक में लिखा हुआ है, और बाकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाला भी आपको बुक में मिल जाएगा। एग ऑफ हैन वाला सवाल भी आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर्स में साथ साथ रेफरेंस ऐड करती जाऊंगी। उसके बाद है अबाउट 180 लीटर्स फ्लूइड इज़ फिल्टर्ड बाय किडनी एवरी डे। तो 1.2 लीटर्स जो होती है सिर्फ एक्सक्रीट होती है, बाकी जो रिमेनिंग होती है 178.8 लीटर्स वो कहाँ जाती है? तो इस सवाल में कन्फ्यूजन हो सकती है कि या तो वो ये तो पता ही होगा कि स्वेट तो लूज़ नहीं हो रही ना, तो ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रहा है वो सारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट। तो ये हो सकता है या तो टिश्यू फ्लूइड बन जाता है या वो रीएब्जॉर्ब हो जाए विद द रीएब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड। तो बिकम्स टिश्यू फ्लूइड वाला आंसर हमने क्यों चूज़ नहीं किया? क्योंकि टिश्यू फ्लूइड मतलब
मतलब कि जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान जो फ्लूइड होता है एक टिश्यू के अंदर, उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और हमें पता है कि किडनी भी एक ऑर्गन है, वो भी जो है वो टिश्यूज़ से बनी हुई है और उनके टिश्यूज़ में भी फ्लूइड होगा। तो हमने तो ये तो नहीं पढ़ा था कि जो फ्लूइड जो भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता था फिल्ट्रेट से वो टिश्यू के फ्लूइड के अंदर ही रह जाता है। किडनी के जो टिश्यू फ्लूइड था, इंटस्टिशियम था मेडुला के, उसके अंदर ही रह जाता था। बल्कि हमने ये पढ़ा था काउंटर करंट एक्सचेंज में कि वो वेसा रेक्टा से कंटिन्यूसली रीअब्जॉर्ब होता रहता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो पहले वो ब्लड के अंदर जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ में और फिर उनका फ्लूइड का पार्ट बनता है। यानी कि जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो भी बेसिकली ब्लड से जो रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है वाटर, मैक्सिमम वाटर, वो फिर बॉडी में हर जगह जा रहा होता है, किडनी के पास भी जा रहा होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आंसर जो था वो रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड होगा और बिकम टिश्यू फ्लूइड नहीं होगा। उसके बाद सवाल था ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 6 एक्टिन फिलामेंट से एक मायोसिन जो होता है वो सराउंडेड होता है। बुक में आपके लिखा हुआ है, पेज नंबर मैं वीडियो में मेंशन करती जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद है गोइटर इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ, ये सवाल भी मैंने शायद PSHS वाली जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की वीडियो कराई थी उसमें बताया था कि ये होता है ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन। ठीक है, उसके बाद है द अर्ली सेल डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, तो जो डेवलपमेंट होती है उसमें फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जायगोट बनता है। जायगोट की जो डेवलपमेंट होती है उसका पहला स्टेज या पहली डेवलपमेंटल स्टेज होती है वो क्लीवेज होती है। सबसे पहली जो डिवीजन होती है वो क्लीवेज होती है। उसके बाद फिर जो होती है उसके अंदर एक कैविटी डेवलप होती है जो कि ब्लास्टोसील होती है, जो कि ब्लास्टुला की स्टेज होती है। फिर गैस्ट्रुलेशन होती है, फिर जो है वो उसमें न्यूरुलेशन होती है, न्यूरल ट्यूब बनती है। फिर था दीज आर स्पिंडल शेप यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स, तो स्केलेटल और कार्डियक मसल जो थे वो फाइब्रस थे, ब्रांच वगैरह थे। और सिर्फ स्मूथ मसल जो थे वो स्पिंडल शेप थे और यूनिन्यूक्लिएटेड थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आंसर स्मूथ मसल जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, नॉन स्ट्राइटेड होते थे, स्पिंडल शेप होते थे, यूनिन्यूक्लिएटेड होते थे। ठीक है, उसके बाद था हर्माफ्रोडाइट इज द टर्म यूज फॉर, हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी में दोनों जो वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यानी मेल और फीमेल वो दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही इंडिविजुअल के अंदर। यानी हर्माफ्रोडाइट्स का दूसरा नाम होता है मोनोइशियस। मोनो मीन्स वन और ईशियस मीन्स हाउस, यानी कि वन हाउस, यानी एक ही उसके अंदर जो है वो दोनों वैरायटी प्रेजेंट होगी, मेल ऑर्गन भी होगा, फीमेल ऑर्गन भी होगा। यानी उनको हम बाइसेक्शुअल भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट होगा, बाइसेक्शुअल कह सकते हैं या फिर मोनोइशियस कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर यूनिसेक्शुअल नहीं होगा, बाइसेक्शुअल आंसर था। और डाइशियस इसलिए नहीं था क्योंकि मोनोइशियस होते हैं। फिर था इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा इन द ब्रेन। ठीक है, तो कोई सवाल शायद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का पेपर कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें फंक्शन दिए हुए थे 4 ब्रेन के। ठीक है, 4 ब्रेन के फंक्शन पूछे हुए थे जो कि उसमें उन्होंने गलत ऑप्शन दिए हुए थे और सारे उन्होंने मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शन दिए हुए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 ब्रेन का फंक्शन था, जैसे कि विजन हो गया, मेमोरी हो गया, ये 4 ब्रेन के फंक्शन है। बैलेंस जो है वो सेरिबेलम का फंक्शन है। ठीक है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन होता है ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और जो वाइटल रिफ्लेक्सेस हो जाती हैं, हिकअपिंग यानी हिचकियाँ आना और इस तरह की जो चीज़ें थी वो सारी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करा था। ठीक है, उसके बाद था द एंजाइम यूज टू सील द DNA इज़, बहुत आसान था, इतनी दफ़ा रिपीट हुआ था, सवाल करवाया था हमने शायद मॉडल पेपर का भी, ये कहाँ का है देख लीजिएगा। बाकी ये था कि लाइगेज एंजाइम ही इसका आंसर था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स थे, पॉलीमरेज जो होता है वो RNA पॉलीमरेज जो होता है जीन एक्सप्रेशन वगैरह के अंदर होता था। उसके बाद था मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स इंक्लूड, तो जो जहाँ पे आपको बताया हुआ है आपकी बुक के अंदर गिवन है कि एक होते थे यूनिफैक्टोरियल, एक होते थे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ और एक होते थे मल्टीफैक्टोरियल। तो यूनिफैक्टोरियल जो थे उसके अंदर एक जीन या एक पेयर ऑफ जीन्स जो होती वो डिफेक्टेड होती थी। मल्टीफैक्टोरियल के अंदर जो होती है बहुत सारी जीन्स का एडिटिव इफेक्ट्स होता था और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते थे। ठीक है, 1 जीन और मैनी जीन्स वाला ऑप्शन नहीं होगा। 1 जीन तो यूनिफैक्टोरियल हो गया, मैनी जीन्स वाला ऑप्शन भी सिर्फ नहीं होगा क्योंकि मैनी जीन्स के साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता था। इसकी एग्जाम्पल तो यहाँ नहीं दी हुई, लेकिन अगर कहीं दी होती तो वो भी आपको याद होनी चाहिए थी कि डायबिटीज़ टाइप 1 होती है और अस्थमा, जो आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं वो होती हैं मल्टीफैक्टोरियल जीन डिफेक्ट। उसके बाद था दिस बोन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द 4 लिम्ब। 4 लिम्ब की बोन में ऊपर जो होती है वो ह्यूमरस आ जाती है, उसके बाद आपके यानी आर्म वाले रीजन में, और 4 आर्म वाले रीजन में रेडियस और अल्ना आ जाती है। तो जो टिबिया होती है आपको पता होना चाहिए कि आपकी वो लेग की बोन है। ठीक है, फिर सवाल था दिस गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आसान सवाल था, बुक में लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की उसमें हेडिंग में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर सेक्रेटेड बाय, यहाँ पे सवाल के पूछ रहे हैं सेक्रेटेड, तो जो सेक्रेट होते थे वो पोस्टीरियर ग्लैंड से होते थे। पीछे भी एक सवाल मैंने आपको शायद कराया था किसी वीडियो में, उसमें था ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो प्रोड्यूस्ड का आंसर होता है हाइपोथैलेमस, सेक्रेटेड स्टोर्ड एंड सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद था ओव्यूलेशन इज इनिशिएटेड बाय दिस हार्मोन, उसका आंसर था LH। ओव्यूलेशन यानी जो एग का रिलीज़ होता है वो इनिशिएट होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ LH। ठीक है, तो यहाँ पे आके हो जाते हैं वाले सवाल सारे कंप्लीट। 2021 का हमने सेक्शन A कर लिया है। आई होप यहाँ पे किसी को किसी सवाल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और सबका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।